प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य है यह है 1526 से 1857 तक भारत पर शासन करेगा। इस पीरियड को दो भागों में बांट दिया जाता है, मुगल काल और उत्तर मुगल काल। मुगल काल है यह 1526 से लेकर 1707 तक रहता है, औरंगजेब की मृत्यु तक। उसके बाद में 1707 से 1857 का काल है, यह उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर मुगल जो थे यह अफगानों के उत्तराधिकारी थे। भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो लोधी राजवंश था, जो अफगान थे। और लोधियों को हरा करके भारत के अंदर कौन सी सत्ता स्थापित होती है? मुगल सत्ता स्थापित होती है। और मुगल सत्ता को स्थापित करने वाला जो व्यक्तित्व है ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। तो इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो कार्यकाल था भारत के अंदर 1526 से 1530 तक का कार्यकाल था। आगे देखें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। देखिए जो मुगल है, मुगल ये लैटिन भाषा के मोंग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब बहादुर होता है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन बात करें इनका जो वंश था इसको तैमूरिया वंश के नाम से भी जाना जाता है। तैमूरिया वंश के नाम से भी इनको जाना जाता है, मुगलों को। यहां पर देखेंगे तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं। तो इनका जो जन्म होता है, मोहम्मद बाबर का जन्म है ये 14 जनवरी 1483 को अंदीजान फरगान उज्बेकिस्तान इसे ट्रांस आशियाना का क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाबर का पिता जो था यह है उमर शेख मिर्जा था। उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता ये थी कुतलुग निगार, ये बाबर की माता थी। आगे देखें अपन, बाबर है, बाबर यह पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। नेक्स्ट है, तो देखेंगे इनकी कुछ प्रमुख पत्नियां हैं जिनकी अपन चर्चा करते हैं। तो माहम बेगम ने किसको जन्म दिया? हुमायूं को जन्म दिया। दिलदार बेगम से हिंदाल और एक पुत्री गुलबदन।
गुलबदन पैदा हुई। नेक्स्ट है और कामरान। नेक्स्ट है गुलरुख, गुलरुख सुल्ताना। इससे अस्करी पैदा हुआ। तो ये 3 बेगम है, प्रमुख बेगमें और भी थी, लेकिन इन तीनों की चर्चाएं हैं, इन चारों की चर्चाएं हैं, अस्करी, कामरान, हिंदाल और हुमायूं की चर्चाएं अपन करेंगे इतिहास के अंदर। गुलबदन की भी चर्चा आती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए, प्रारंभिक जीवन है बाबर का, तो 12 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 को फरगान की गद्दी पर बैठता है, यानी शासक बन जाता है, राजा बन जाता है। दादी थी इसकी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से अपना राज्याभिषेक बाबर करवाता है। बाबर जो था यह चंगताई तुर्क था, चंगताई तुर्क। तो मुगल जो हैं ये चंगताई वंश के और तैमूरिया वंश के दोनों शब्द आ सकते हैं, तो ध्यान में रखेंगे अपन बात। अब अपन बात करें जो यहाँ पर विद्रोही जो थे, इसके राज्याभिषेक में क्यों दादी ने सहयोग किया। यहाँ पर विद्रोही थे ये बाबर के सौतेले भाई, बाबर के सौतेले भाई जिसका नाम था जहांगीर मिर्जा, को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। लेकिन दादी के सहयोग से कौन गद्दी पर बैठता है, बाबर है, यह गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट है बाबर का सबसे बड़ा जो दुश्मन था यह था सिब्बानी खां। सिब्बानी खां एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर, मध्य एशिया के अंदर। और इसी सिब्बानी खां ने बाबर से इसके खुद का जो साम्राज्य है वो छीन लेता है। अब एक युद्ध होता है, युद्ध कौन सा होता है, सरायपुल का युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान में रखना है। सरायपुल का युद्ध 1520 के अंदर किन किन के मध्य, सिब्बानी खां जो मध्य एशिया का शासक था वर्सेज बाबर के साथ में, जिसमें विजय किसकी होती है, सिब्बानी खां की। और समरकंद पर किसका अधिकार हो गया, सिब्बानी खां का। समरकंद के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, सिब्बानी खां का। और बाबर है यह दर दर भटकने पर मजबूर हो जाता है। और इसी युद्ध के अंदर जो है अपन बात करेंगे सराय पुल के युद्ध के अंदर, ये युद्ध हारने के बाद में बाबर है इसका साम्राज्य छिन जाता है और बाबर है यह दर दर भटकने पर मजबूर हो जाता है। देखिए दोबारा देखते हैं अपन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की अपन बात करें तो 1526 से 30 भारत का कार्यकाल है इसका। मुगल जो है ये लैटिन भाषा के मोंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर। मुगलों का वंश तैमूरिया और मुगलों का जो वंश था ये चंगताई तुर्क है। जन्म है बाबर का यह 14 जनवरी 1483 को हुआ था। कहां पर, अंदीजान फरगान जो उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है, जिसे ट्रांस आशियाना का क्षेत्र भी कहते हैं। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था कुतलुग निगार। बाबर है ये पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसी कारण बाबर के रगों के अंदर 2 महान बर्बर जातियों का क्या था, खून था। इनकी पत्नियां देखिए, प्रमुख पत्नियां माहम बेगम जिससे हुमायूं पैदा हुआ, दिलदार बेगम जिससे हिंदाल और कामरान पैदा हुआ, और इनकी बहन गुलबदन बेगम पैदा हुई।
गुलरुख सुल्ताना से अस्करी पैदा हुआ। प्रारंभ जीवन की अपन बात करें तो 12 वर्ष की आयु में 8 जून 1494 के अंदर यह फरगान का राजा बन जाता है और अपनी दादी एहसान दौलत के सहयोग से क्या करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। बाबर के सौतेले भाई जो थे, इसके बाबर के जो विद्रोही थे, बाबर के सौतेले भाई मिर्जा जहांगीर को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन दादी एहसान के सहयोग से बाबर का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। बाबर का सबसे बड़ा जो दुश्मन था ये सेबानी खां था मध्य एशिया के अंदर, और एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है सराय पुल का युद्ध। 1520 के अंदर ये युद्ध होता है और सेबानी खां और बाबर के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें विजय किसकी होती है, सेबानी खां की। और सेबानी खां ने किस पर अधिकार कर लिया, समरकंद पर अधिकार कर लिया। अब देखिए बाबर है ये यहां से भटकता हुआ महत्वपूर्ण चीजें हैं यह ग्रहण करेगा। क्या क्या ग्रहण करेगा, तो देखिए अपन बात करें तो बाबर जो है इसने उज़्बेकों से युद्ध की तुलुगमा पद्धति सीखी। 2 नंबर पे देखिए ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा। नेक्स्ट है कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से इन्होंने तोप संचालन सीखा। नेक्स्ट है इन्होंने सजातीय तुर्कों से इन्होंने घुड़सवारी सीखी। नेक्स्ट है मंगोलों व अफगानों से सेना को छिपाना सीखा। नेक्स्ट है दर दर भटकते हुए 1530 के अंदर दिखकत गांव में 111 वर्षीय महिला से तैमूर के भारत आक्रमण की कहानी सुनता है और यहीं से ही भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। नेक्स्ट है 1504 में बाबर का काबुल पर पुनः अधिकार हो गया और 1504 में ही गजनी पर भी इसका अधिकार हो जाता है। 1507 में अपनी पैतृक उपाधि जो मिर्जा की थी इसका त्याग कर देता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। 1507 में ही यह कंधार को जीत लेता है। कंधार को जीताने अच्छे दिन शुरू हो गए बाबर के। नेक्स्ट है समरकंद को जीतने के लिए 3 बार प्रयास किया। 1497, 1501, 1502। नेक्स्ट है लेकिन 1514 के अंदर इसको सफलता मिलेगी। 1511 व 12 में बाबर ने ईरान के शासक शाह इस्माइल से समझौता करते हैं।
समझौता करते हैं और 1514 में समरकंद, बुखारा और खुरासन को जीत लेते हैं। अब इनकी उपाधियां हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उपाधि है हजरत फिरदौसी मकानी, हजरत फिरदौसी मकानी। दूसरी उपाधि है खाकान, ध्यान में रखना है। इनको जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर रशबुर्क विलियम ने बाबर को साम्राज्य निर्माता कहा। क्या कहा? साम्राज्य निर्माता, साम्राज्य निर्माता। नेक्स्ट है डेनिस एंड रोस ने इसकी जो तुलना है, बाबर की तुलना किससे करी है? मैकियावेली से करी है। लेनपुल इसके बारे में क्या कहता है? बाबर मध्य एशिया एवं भारत मध्य एशिया एवं भारत में लुटेरों के जत्थों एवं राजकीय शासन लुटेरों के जत्थों एवं राजकीय शासन तथा तैमूर एवं राजकीय शासन तथा तैमूर एवं अकबर के बीच की कड़ी है। लुटेरों के जत्थों तथा राजकीय शासन तथा तैमूर व अकबर के मध्य की कड़ी, तैमूर व अकबर के मध्य की कड़ी है। ये लेनपुल ने कहा है। किसको कहा है? बाबर को कहा है। देखिए साहब, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की अपन बात करें तो इसने अपने निर्वासित काल में उज़्बेकों से तुलुगमा पद्धति सीखी, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग, कुस्तुनतुनिया से तोप का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी का प्रयोग, मंगोलों व अफगानों से सेना को छिपाना व लालच देने का प्रयोग है, यह सीखा था। यहां पर देखिए 1503 के अंदर दिखकत गांव के अंदर 111 वर्षीय महिला से भारत पर तैमूर आक्रमण की कहानी सुनी थी इसने, और इसने अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है। 1504 में बाबर जो है ये काबुल और गजनी पर अधिकार कर लेता है। 1507 में अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा का त्याग कर देता है और बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। 1507 के अंदर कंधार को जीत लेता है और समरकंद को जीतने का 3 बार प्रयास करता है, 1497, 1501, 1502, लेकिन सफलता 1514 में मिलेगी। 1511-12 के अंदर बाबर है ये ईरान के शासक शाह इस्माइल से समझौता कर लेता है और 1514 में समरकंद, बुखारा और खुरासन पर अधिकार कर लेता है।
इसकी उपाधि देखिए, हजरत फिरदौसी मकानी और खाकान, दोनों ध्यान में रखने हैं, मकानी और खाकान इसकी उपाधियां हैं। इसे जीवनी लेखकों का राजकुमार कहते हैं, आजीविका ढूंढने वाला सैनिक कहते हैं। प्रोफेसर रसबुर्ग विलियम के द्वारा इसे साम्राज्य निर्माता कहा गया। डेनियस रोज के द्वारा इसकी तुलना मैकियावेली से की गई है। और लेनपुल क्या कहता है कि मध्य एशियाओं भारत के लुटेरों के जत्थों और राजकीय शासन के मध्य तैमूर और अकबर के बीच की जो कड़ी है, ये किसने ध्यान में रखना है, तैमूर और अकबर के बीच की कड़ी, इसको किसने कहा है, लेनपुल ने कहा है बाबर को, कि तैमूर व अकबर के बीच की जो कड़ी थी वो कौन था, बाबर था। नेक्स्ट देखिए आगे। देखो साहब, ये बात हुई कुछ उपाधियों की। अब भारत पर आक्रमण करेंगे। भारत पर आक्रमण की देखिए, बाबर का भारत पर आक्रमण, भारत पर आक्रमण, कितने आक्रमण होते हैं साहब, 5 आक्रमण। बाबर 5 आक्रमण की बात करता है। कौन से दर्रे से आक्रमण करता है, खैबर, खैबर, खैबर दर्रे से आक्रमण करता है। अपने आप में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कौन से दर्रे से, खैबर दर्रे से। बाबरनामा में आक्रमण जब इसने किया तो इसके समकालीन जो भारत के अंदर शासक थे, जिसमें से 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक थे। देखिए, विजयनगर के अंदर कौन था, कृष्ण देव राय। बाबरनामा में इसको भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह, जिसे सांगा कहते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली व आगरा का था इब्राहिम लोदी। मालवा का था महमूद शाह द्वितीय। और गुजरात का था मुजफ्फर शाह, गुजरात का। और बंगाल का देखें, बंगाल का था नुसरत शाह। और बहमनी, बहमनी राज्य भी इसके समकालीन था। नेक्स्ट देखिए, पंजाब का सूबेदार है, पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोधी। वह आलम खां लोधी। ये तो पंजाब का सूबेदार है दौलत खान लोधी, और ये इब्राहिम लोधी का चाचा है आलम खां लोधी। दोनों के दोनों इब्राहिम के विरोधी थे, और इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। दौलत खान ने अपने पुत्र, इसके पुत्र का नाम है दिलावर खां, दिलावर खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, प्रतिनिधि मंडल भेजा किसके पास में, बाबर के पास में, बाबर के पास भेजा। और इसको भारत पर आक्रमण करने हेतु, भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया साहब, न्योता दे दिया। नेक्स्ट है, यहां पर दिलावर खां को बाबर ने
उपाधि दी थी खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट देखेंगे, बाबर ने अपना राजदूत, बाबर का राजदूत है मुल्ला मुर्शीद, यह है दौलत खां और इब्राहिम खां लोदी के पास में। दौलत खां व इब्राहिम लोदी के पास में संदेश भेजा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम आक्रमण है, 5 आक्रमणों की अपन बात करेंगे, जिसमें प्रथम आक्रमण है प्रथम आक्रमण कब हुआ साहब? 1519 के अंदर। कहां पर हुआ था? बाजौर और बैरा पर, पंजाब में है ये क्षेत्र। बाजौर बेरा पर आक्रमण हुआ। इसको, बैरा को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये जो आक्रमण था ये यूसुफ जई जाति के खिलाफ था और भारत पर बाबर का प्रथम आक्रमण था। और सर्वप्रथम यहाँ पर बाबर ने बारूद या तोप खाने का प्रयोग या बारूद का प्रयोग सबसे पहले कौन से युद्ध में होता है? बहरा के युद्ध में होता है। यहाँ पर देखिए, बाबर है, इसने भारत पर 5 आक्रमण किए, ये बात स्वयं कबूलता है। कौन से दर्रे से? खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता है। बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसके समकालीन 7 महत्वपूर्ण शासक हैं, जिसमें 5 मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। हिंदू राज्यों के अंदर विजयनगर का कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय को बाबर है, यह एक शक्तिशाली सम्राट कहता है संपूर्ण भारत का। मेवाड़ का राजा था राणा संग्राम सिंह, जो राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली इब्राहिम लोदी, मालवा महमूद शाह द्वितीय, गुजरात मुजफ्फर शाह, बंगाल नुसरत शाह और बैमिनी राज्य था। पंजाब का सूबेदार था दौलत खां और इब्राहिम का चाचा था आलम खां। इन दोनों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। ये बात बाबर है, यह बाबरनामा में कहता है। दौलत खां अपने बेटे दिलावर खां को प्रतिनिधि मंडल के रूप में किसके पास भेजता है? बाबर के पास में। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का क्या दे देता है साहब? न्योता दे देता है। बाबर ने दिलावर खां को खाना की उपाधि दे दी थी और बाबर ने अपना राजदूत मुल्ला मुर्शीद है, ये किसके पास भेजा? दौलत खां और इब्राहिम लोदी के पास भेजा। यहाँ पर इब्राहिम लोदी ने इस मुल्ला मुर्शीद को मरवा देता है। इब्राहिम लोदी के पास में पहुंचने से पहले ही मुल्ला मुर्शीद से बाबर कहता है कि जिस क्षेत्र के ऊपर उनके वंशज तैमूर का जो अधिकार था या तुर्कों का जो अधिकार था, वो क्षेत्र है उसको दे दिया जाए। प्रथम आक्रमण है ये 1519 में होता है बाजौर बेरा पर। भारत का प्रवेश द्वार है ये बाजौर बेरा को कहा जाता है। यहाँ पर कौन सी जाति निवास करती थी? यूसुफ जई। और ये भारत पर बाबर का पहला आक्रमण है और इसी युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तोप खाने का प्रयोग किया या बारूद का क्या किया? प्रयोग किया। नेक्स्ट आगे देखिए, ये तो पहला आक्रमण है बाबर का, पहला आक्रमण अपन देख चुके। इसके बाद देखिएगा, पहला आक्रमण हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा आक्रमण। अब देखिए दूसरा आक्रमण। तो दूसरा आक्रमण है ये 1519 में पेशावर पर होता है। तीसरा जो आक्रमण होता है 1520 के अंदर बाजौर
बैरा के ऊपर पुनः आक्रमण होता है। और इसी समय 1522 में बाबर ने कंधार व सियालकोट है इसको क्या कर लिया था, जीत लिया था। चौथा आक्रमण है बाबर का, चौथा जो आक्रमण होता है बाबर का ये होता है 1523 के अंदर। दौलत खां लोधी, दौलत खां लोधी के निमंत्रण पर पंजाब पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, पंजाब पर अधिकार कर लिया। पांचवा जो इसका आक्रमण है यह 1526 में होता है, 1526 में होता है। और यह जो युद्ध है यह पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध है, कब होता है साहब, 21 अप्रैल 1526 में। किन किन के मध्य, बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है, बाबर की विजय होती है। यहां पर देखिए इस युद्ध में अपन बात करें तो बाबर ने सर्वप्रथम इस युद्ध के अंदर तुलुगमा पद्धति है इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। और तुलुगमा पद्धति को नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे मलिक कासिम और मुनीम अतका, ये दो व्यक्ति थे। नेक्स्ट है इसके बाबर के जो तोपची थे इस युद्ध के अंदर, ये था उस्ताद अली, और एक का नाम है मुस्तफा। डॉक्टर आशीर्वाद लाल क्या कहता है कि बाबर की सफलता का प्रमुख कारण है यह इसका तोप खाना था। नेक्स्ट है बाबर स्वयं की विजय का श्रेय किसे देता है, अपने घुड़सवारों व धनुर्धरों को देता है, सब। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे इस युद्ध के अंदर ग्वालियर के विक्रमाजीत ने इब्राहिम का सहयोग किया था। इब्राहिम का क्या था, सहयोग किया था। इब्राहिम लोदी का सहयोग किया था इसने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे इस युद्ध की विजय के बाद में बाबर है ये निजामुद्दीन औलिया एवं बख्तियार काकी की
दरगाह पर जियारत की और अपना शिविर है ये कहां पर लगाया? तुगलकाबाद में लगाया। इस विजय के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल के निवासी को शाहरुख नामक चांदी का सिक्का वितरित किया। तो काबुल वासियों ने बाबर को कलंदर कहा। इसकी उपाधि दी, कलंदर कहा इसको। और बाबर है यह घुमंतु जीवन जीने के कारण इसे दरवेश भी कहा जाता है। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। दिल्ली में बाबर के नाम का क्या पढ़ा गया साहब? खुतबा है, यह पढ़ा गया। देखिए, दूसरा जो आक्रमण है ये 1519 में पेशावर पर होता है। तीसरा आक्रमण 1520 के अंदर बाजोर बेरा में होता है, पुणे। और 1522 में इसी समय कंधार व सियालकोट पर अधिकार कर लेता है। चौथा आक्रमण 1523 के अंदर दौलत खां लोधी के निमंत्रण पर कहां पर अधिकार होता है? पंजाब पे। पांचवा आक्रमण 1526 में यहाँ पर इब्राहिम लोधी है, इसके साथ में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इस युद्ध में अपन देखेंगे, ये युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को होता है बाबर और इब्राहिम के मध्य। इसमें बाबर की विजय होती है, इब्राहिम मारा जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा पद्धति है इस युद्ध के अंदर प्रयोग किया था। कौन से युद्ध के अंदर? पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करता है। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग करता है। और तुलुगमा पद्धति का नेतृत्व करने वाले बाबर की तरफ से कौन थे? मलिक कासिम और मुनीम अतका। इसके प्रमुख तोपची कौन थे? उस्ताद अली व मुस्तफा। डॉक्टर आशीर्वाद लाल है ये कहता है कि बाबर की सफलता का प्रमुख कारण उसका क्या था? तोपखाना था। लेकिन बाबर स्वयं विजय का श्रेय है, इस विजय का श्रेय घुड़सवारों और अपने दरुम को देता है। ग्वालियर का शासक था विक्रमाजीत। विक्रमाजीत ने पानीपत के युद्ध के अंदर किसका सहयोग किया था? इब्राहिम लोधी का सहयोग किया था। बाबर है इसने इस विजय के बाद में निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी की दरगाह पर दर्शन करने गया था और अपना शिविर है ये कहां पर लगाया? इसने तुगलकाबाद के अंदर अपना शिविर है यह लगाया। काबुल निवासियों को इसने इस विजय के बाद में चांदी के सिक्के बांटे थे। सिक्के का नाम है शाहरुख और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? कलंदर कहा जाता है बाबर को। ये काबुल वासियों ने इनको क्या कहा? कलंदर कहा। और ये घुमंतु जीवन व्यतीत करने के कारण बाबर को क्या कहा जाता है? दरवेश कहा जाता है। घुमंतु जीवन व्यतीत करने के कारण बाबर को दरवेश कहा जाता है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने जो है दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने नाम का क्या पढ़वाया साहब? खुतबा पढ़वाया। आगे देखिए, अब भारत के अंदर बाबर का शासन है यह शुरू हो गया। बाबर का शासन शुरू हो गया। देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हुमायूं है बाबर का पुत्र। इसने आगरा पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और बाबर है आगरा से प्राप्त खजाने के साथ में हुमायूं जो है खजाने के साथ आगरा से जो प्राप्त हुआ था अपने पिता बाबर के सामने पेश हुआ। और यहां पर इस खजाने में कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा। इस हीरे को
हुमायूं ने अपने पिता बाबर को भेंट किया और बाबर ने इसको पुनः किसको दे दिया था? हुमायूं को ही दे दिया था। ये जो हीरा है ये ग्वालियर के विक्रमा जीत के पास में था, यहां से प्राप्त किया था बाबर ने। और यहां पर दिल्ली का जो दीवान है या दिल्ली का सूबेदार है, यह किसको बना दिया? दोस्त बेग, दोस्त बेग को बनाया। अब अपन बात करते हैं खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 महाराणा सांगा व बाबर के मध्य, जिसमें किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद के युद्ध की संज्ञा दी और स्वयं ने गाजी की उपाधि है यह धारण की थी। यहां पर बाबर की आर की भविष्यवाणी करने वाला जो संत था, इसका नाम था मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद शरीफ। इसने बाबर के आर की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने सैनिकों से तगमा कर है यह हटा दिया था। एक व्यापारी कर होता था। नेक्स्ट है रसबुर्ग, विलियम रसबुर्ग। रसबुर्ग विलियम के अनुसार बाबर व सांगा की सेना का अनुपात 1:8 था। आशीर्वादी लाल जो है, ये आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव 1:2 बताता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे खानवा के युद्ध के बाद में चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528। चंदेरी का शासक था मेदिनी राय वर्सेस बाबर के मध्य। किसकी विजय हुई? बाबर की। इसको भी बाबर ने जिहाद का युद्ध घोषित किया और इस युद्ध में राजपूतों के सिरों की क्या बनाई इसने? मीनार बनाई। शेरशाह या शेर खां इस युद्ध के अंदर बाबर के साथ था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी है, घाघरा नदी के किनारे हुआ था ये 5 मई 1529। इसमें अफगान संघ और बाबर के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। इसमें बिहार व बंगाल की संयुक्त अफगान सेना थी जिसका नेतृत्व है बंगाल का शासक नुसरत खां और बिहार का शासक महमूद लोदी कर रहे थे। शेरशाह सूरी भी बाबर के विरुद्ध था।
नेक्स्ट देखिए, यह युद्ध है जल व थल दोनों में लड़ा गया और बाबर का अंतिम युद्ध था ये। बाबर है यह 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु हो जाती है इसकी। लेकिन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा, इसके अनुसार, हुमायूंनामा के अनुसार इब्राहिम की माता ने बाबर को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। बाबर को क्या दे दिया था साहब? जहर दे दिया था। तब बाबर की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। पानीपत के युद्ध के बाद में हुमायूं है, इसने आगरा पर अधिकार कर लिया और बहुत बड़ा खजाना लेकर के हुमायूं अपने पिता बाबर के सामने पेश हुआ। और इसी खजाने में कोहिनूर हीरा था जो विक्रमादित्य के परिवार के पास में था, ग्वालियर के विक्रमादित्य के परिवार के पास। और यहाँ पर ये खजाना वापस कर देता है और बाबर अपने बेटे हुमायूं को कोहिनूर हीरा भी दे देता है। दिल्ली का दीवान है ये किसे बनाया जाता है? दोस्त बेग को बनाया जाता है। अब है खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को। खानवा का 16 मार्च 1527 को किन किन के मध्य होता है? सांगा व बाबर के मध्य होता है, जिसमें किसकी विजय होती है? बाबर की विजय होती है। सांगा घायल हो जाता है और घायल अवस्था में सांगा को जाला अज्जा के द्वारा बचाया जाता है। अपने राजकीय चिन्ह धारण करके सांगा के राजकीय चिन्ह धारण कर लिया जाता है। सांगा को घायल अवस्था में बाहर निकाल दिया जाता है। ये युद्ध निर्णायक युद्ध था, लेकिन किसकी विजय इसमें होती है? बाबर की विजय इसमें हो जाती है, क्योंकि इस युद्ध के बाद में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना करता है, ये कौन से युद्ध के बाद में करता है? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में करता है। और मुगलों के साम्राज्य की नींव में स्थायित्व कौन से युद्ध के बाद में आया था? तो कौन से युद्ध के बाद में आया था? खानवा के युद्ध के बाद में आया था। क्योंकि खानवा के युद्ध की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर राणा सांगा था, यह उत्तर भारत का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक था। और सांगा जो है यह स्वयं दिल्ली पर अधिकार करने के स्वप्न देख रहा था और बाबर जो है ये सांगा को हराए बिना भारत के ऊपर अधिकार नहीं कर सकता था। तो इसी कारण दोनों के मध्य क्या होता है? ये युद्ध होता है। इस युद्ध से पहले बयाना का युद्ध होता है। बयाना के युद्ध के अंदर और सांगा जो है इसके साथ में छोटी जो झड़प होती है वो बाबर के बहन हुई मेहंदी ख्वाजा के साथ होती है। मेहंदी ख्वाजा और बाबर के सैनिक हैं, यह सांगा से हार जाते हैं और सांगा के सैनिकों की वीरता देखते हैं और सारे सैनिकों ने बाबर से आगरा में मिलते हैं और सांगा से युद्ध करने के लिए क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। और यहीं पर आग में घी डालने का काम है बाबर की हार की भविष्यवाणी करने वाला जो संत था, मोहम्मद शरीफ था। ये ध्यान में रखना, जो बाबर के साथ आया था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया और स्वयं ने कौन सी उपाधि धारण करी? गाजी की उपाधि धारण करी। यानी बाबर अपने हताश हुए सैनिकों के अंदर एक बार पुणे से क्या भर दिया? इसने उत्साह भर दिया। बाबर ने शराब न पीने की कस्में खाई, सोने चांदी के बर्तन तोड़ करके भिखारियों में वितरित करवा दिए। इस युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। सैनिकों से कहा अगर जिंदा होते हो तो भारत के सुख भोगोगे, अगर मर जाते हो तो जन्नत नसीब होगी। इस प्रकार बाबर है इसने क्या किया था? अपनी सेना को दोबारा खड़ा कर दिया था। किसके विरुद्ध? सांगा के विरुद्ध। इतिहास के अंदर दो वक्तव्य ऐसे आते हैं। कौन कौन से वक्तव्य हैं? एक तो सिकंदर का आता है। सिकंदर है यह व्यास नदी से अपनी जो सेना है ये वापस लौटा लेता है और उस सेना के आगे सिकंदर की एक नहीं चलती है। लेकिन सांगा है यह अपनी हताश हुई सेना को दोबारा इसमें क्या कर देता है? प्राण फूंक देता है। तो इतिहास में कहा जाता है कि दो महान मौके थे। सिकंदर अपनी सेना को नहीं मना पाया, लेकिन बाबर है यह अपनी सेना को क्या कर लेता है? मना लेता है युद्ध करने के लिए। अब जो और अपन इंपॉर्टेंट बात करें तो बाबर है यह
तगमा कर है यह हटा देता है अपनी सेना पर से, क्योंकि जो तगमा कर है एक व्यापारी कर होता था, और जिस क्षेत्र में जो सेना जाती थी तुर्कों की, वहां पर जो है ये जो सैनिक होते थे ये व्यापार भी करते थे, तो इनसे तगमा कर लिया जाता था। तो बाबर ने कहा कि आपसे तगमा कर नहीं लिया जाएगा। विलियम रसबुर्क है ये कहता है बाबर और सांगा की सेना का अनुपात है 1:8 था, और आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव कहता है 1:2 था। बाबर और सांगा, बाबर और सांगा, बाबर और सांगा। चंदेरी का युद्ध होता है कब? 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? बाबर की होती है। बाबर ने इस युद्ध को भी जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का युद्ध घोषित किया था। राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। इस युद्ध में शेर खां है जो शेरशाह सूरी के नाम से शासन करेगा, बाबर के साथ था। घाघरा का युद्ध है यह 5 मई 1529 को होगा, जिसमें अफगान संघ और बाबर ने युद्ध किया था, जिसमें बाबर की विजय होती है। इसमें बिहार बंगाल की संयुक्त अफगान सेना थी, जिसमें बंगाल का सैनिक, बंगाल का जो शासक था नुसरत खां था, और बिहार का सैनिक जो शासक था वो कौन था? महमूद लोदी था। इसमें शेर खां है, इसने भी इन बंगाल के संघ और अफगान सेना का क्या दिया था? साथ दिया था। यह युद्ध ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया, और यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध है। 26 दिसंबर 1530 को बाबर है यह इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है बाबर का। और गुलबदन बेगम जो है इसने हुमायूं नामा लिखा था। इसके अनुसार इब्राहिम की माता है ये बाबर को क्या दे देती है? जहर दे देती है, और जहर देने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये बात थी बाबर के संदर्भ में। अच्छा, खानवा का जो युद्ध है इसमें ये देखिए, भारत के संदर्भ में अपन इसी इतनी ही बात करेंगे। बाकी खानवा का युद्ध है इसमें बहुत सा मैटर है, किस किसने सहायता की थी, कैसे कैसे, और इसके अंदर मैटर्स होते हैं। वो सारा का सारा जो है आप राजस्थान का इतिहास देखोगे तो राजस्थान का इतिहास मैंने बड़ा संपूर्ण तरीके से डाल रखा है अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो वहां पर आप देखोगे तो मेवाड़ का इतिहास देखोगे, और मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा है उसका अलग से आपको चैप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बाबर है, इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये बसती हैं। देखें सर, अब अपन बात करें तो बाबर की मृत्यु हो चुकी, और बाबर है इससे और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं ये देखिए। बाबर की जो समाधि है ये कहां पर बनाएगी? आराम बाग, और ये है कहां पर? आगरा के अंदर है। इसकी अंतिम इच्छा के अनुसार इसको काबुल के अंदर दफनाया गया, और इसकी पत्नी थी जिसका नाम था बीबी मुबारक यूसुफ जई। इसने इसकी अस्थियों को यहां से निकाल करके कहां ले गई थी? है काबुल में इसको दफना दिया गया था। नेक्स्ट है लेनपुल। लेनपुल है ये क्या कहता है? बाबर भाग्यशाली सैनिक था। बाबर भाग्यशाली सैनिक था, लेकिन वह साम्राज्य निर्माता नहीं था। साम्राज्य निर्माता नहीं था सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डॉक्टर R.S. शर्मा। ये है बाबर की तुलना, इसने बाबर की तुलना इसने इंग्लैंड के ट्यूडर वंश से की। ट्यूडर वंश के
हेनरी सप्तम से की, हेनरी सप्तम से की। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर ने स्वयं लिखी थी, इसकी आत्मकथा है। और कौन सी भाषा के अंदर है? तुर्की भाषा के अंदर। इसका 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ। किसमें? फारसी भाषा के अंदर 4 बार अनुवाद हुआ। देखिए, फारसी में अनुवाद हुआ 4 बार। पहला तो देखेंगे, पहला अनुवाद है, ये बाबर के समय था, बाबर के काल में ही हुआ। शेख जैतुद्दीन ख्वाजा। हुमायूं के समय जोना खां व पाइंदा खां, इन दोनों ने किया। अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। शाहजहां के समय अबू तालिब तुर्बिती ने किया। अब देखिए अंग्रेजी में अनुवाद इसका। ये तो फारसी अनुवाद था, अब देखिए अंग्रेजी अनुवाद। सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद है लिडेन एम एरस्किन ने किया 1826 में। इसके बाद एल किंग ने किया 1905 में। 1905 में इसका तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली मैडम बेवरिज है, और इनका ही अनुवाद है, ये सर्वाधिक प्रमाणित है। सर्वाधिक प्रमाणित है। एल्फिस्टन के अनुसार तुजुक ए बाबरी एशिया में पाया जाने वाला वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। अब जो तुजुक ए बाबरी है, इसके अंदर महत्वपूर्ण वर्णन है, वो देखेंगे। पहले इसको देखिए। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की समाधि आरामबाग आगरा में इसको दफना दिया गया। इसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके स्वदेश काबुल में उसको दफनाया जाए, और इसकी बीवी है जिसका नाम है बीवी मुबारक यूसुफजई, इसने इसकी अस्थियों को कहाँ दफनाया? काबुल में दफना दिया। लेनपुल है, ये क्या कहता है बाबर को? बाबर भाग्यशाली सैनिक था लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखनी। एस.आर. शर्मा है, ये बाबर की तुलना है, यह इंग्लैंड के ट्यूडर वंश के एंड्री सप्तम से करता है। इंपॉर्टेंट बात है। तुजुक ए बाबरी बाबर ने स्वयं लिखी थी, इसकी आत्मकथा थी, इसकी मूल भाषा तुर्की थी। इसका 4 बार फारसी में अनुवाद हुआ है। तो देखिए बाबर
के समय ही शेख जैतुद्दीन ख्वाजा ने किया था, हुमायूं के समय जोना खान व पाइंदा खान ने किया था, अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और शाहजहां के समय अबू तालिब तुर्बीती ने किया था। अब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ बाबरनामा का, सर्वप्रथम लिडेन व एर्स्किन ने किया था 1826 में। इसके बाद एल्किंग ने किया 1905 में। तुर्की भाषा से अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया ये मैडम बेवरिज ने किया और यह अनुवाद है, यह सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। एल्फिस्टन के अनुसार तुजुक बाबरी एशिया का एकमात्र वास्तविक इतिहास का एकमात्र क्या है, यह ग्रंथ है, किसके अनुसार, एल्फिस्टन के अनुसार। अब इसके अंदर क्या क्या प्रमाण अपने को मिलते हैं तुजुक ए बाबरी में, वो देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं तुजुक ए बाबरी में, वो अपन देखते हैं। महत्वपूर्ण वर्णन है तुजुक ए बाबरी। महत्वपूर्ण वर्णन तुजुक ए बाबरी का वर्णन है, देखिए। सड़क माप हेतु गज ए बाबरी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। रहट यानी पर्शियन व्हील का प्रथम उल्लेख हुआ इसमें। नेक्स्ट है भारत को बाबर है, यह असंख्य और अनंत कारीगरों का देश कहता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी फलों में आम और हिंदुस्तानी पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम बताता है। नेक्स्ट देखिए, बाबर ने फारसी पद की नवीन शैली जिसका नाम है मुबियान, ये लिखा बाबर ने। नेक्स्ट है तुर्की गीतों की रचना, तुर्की गीतों की रचनाओं को दीवान कहते हैं। बाबर ने एक नवीन शैली रिसाल ए उसज की रचना की थी। नेक्स्ट है निजामुद्दीन खलीफा प्रथम मुगल वजीर था, उसे बाबर ने शाही भाग्य का प्रमुख स्तंभ कहा। नेक्स्ट बाबर ने हुमायूं से कहा कि हिंदुओं के प्रति सदा सहिष्णुता का व्यवहार करना। भारत में ताश का प्रचार किसने किया था? बाबर ने किया था।
ये प्रमुख बातें थी बाबर के बारे में। बाबरनामा के अंदर सड़क मापने हेतु गज ए बाबरी का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। बाबरनामा के अंदर रहट यानी पर्शियन बिल का पहला उल्लेख हुआ है। बाबर ने भारत को असंख्य व अनंत कारीगरों का देश कहा। बाबर ने हिंदुस्तानी फलों में आम और पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम माना। बाबर ने फारसी पद की नवीन शैली मुबियान शुरू की। तुर्की गीतों की रचना को दीवान कहते हैं। बाबर ने एक नवीन शैली रिशाल ए उसज की रचना करी थी। निजामुद्दीन खलीफा प्रथम मुगल वजीर था। निजामुद्दीन खलीफा क्या था? पहला मुगल वजीर था। इसको बाबर ने शाही भाग्य का स्तंभ कहा। बाबर ने हुमायूं से कहा कि हिंदुओं के प्रति सदा सहिष्णुता का व्यवहार करना। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम ताश का प्रचार है, ये किसने किया था? बाबर ने। और तुजू के बाबरी में ही बाबर ने कहा कि राजपूतों को मरना आता है, लड़ना नहीं। तो ये जो सारी की सारी बातें जो थी, ये किसके बारे में बातें थी? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में बातें थी। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हुमायूं के बारे में होगी। धन्यवाद।